नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। मंथन में आज दो मुद्दे हम लेकर आए हैं। सियासत दोनों मुद्दों को लेकर गर्म है। एक मुद्दा है संसद कांड, जिसमें दो युवक संसद में कूदे, एक युवती और बाहर एक अन्य युवक ने एक रंगीन धुआं छोड़ा, विस्फोट करके स्मोक क्रैकर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह फोड़ा गया और इसे संसद पर हमले की संज्ञा चारों तरफ से दी जा रही है। यानी कि ये पूरा मसला जो है ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मसला है। अब ये बात निकल कर अभी अभी आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इसमें कांग्रेस और सीपीएम का हाथ है। ये लोग भारत माता की जय, तानाशाही बंद करो, जय भीम जय भारत जैसे नारे लगा रहे थे जब इनको गिरफ्तार किया गया। अब घूम फिरकर 24 घंटे बाद पार्टी की तरफ से एक बयान आता है, आधिकारिक बयान। सरकार और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनकी तरफ से कोई आधिकारिक इस तरह का बयान नहीं, लेकिन पार्टी के स्तर पर कहा गया कि ये लोग सीपीएम और कांग्रेस के समर्थन करते हैं और ये समर्थित लोग हैं और इसकी कारस्तानी के पीछे इन दो राजनीतिक दलों का हाथ है। इतनी बड़ी घटना, यूएपीए के तहत कार्रवाई, उन्हें आज अदालत में पेश किया गया। जो सारे आरोपी हैं, चारों के चारों आरोपी, उनको अदालत में पेश किया गया और उनको 7 दिन की रिमांड पर भी पुलिस को अदालत ने दे दिया है ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। उन पर यूएपीए के तहत एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है। पूरे देश में इस घटना की निंदा हो रही है। ये कोई भी हो, कोई विचारधारा, कोई मत पंथ का ये समर्थन करते हो, लेकिन जो कुछ ये किया है इन्होंने, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसको कतई पर्दा नहीं डाला जा सकता। लोकसभा और राज्यसभा में सरकार से बयान और इस पूरी सुरक्षा की चूक के मसले पर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया और वेल पर आ गए विपक्षी सांसद। कुल मिलाकर राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर जो जानकारी है, 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये सभी विपक्ष के सांसद हैं। सवाल अभी क्या यही उठ रहा है कि क्या घुसपैठी अंदर और संसद बाहर, ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि सांसदों को, 15 सांसदों को पूरे सत्र के लिए संसद से निलंबित कर दिया गया है। विपक्षी सांसद सवाल उठा रहे हैं कि जिस भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के पत्र पर ये घुसपैठिए संसद के अंदर घुसे, वो अभी भी संसद के अंदर हैं, यानी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनसे पूछताछ नहीं की गई। लेकिन जो आवाज उठा रहे हैं, जो सुरक्षा में चूक की बात कह रहे हैं, उन सांसदों को वहां से बाहर कर दिया गया। ये राजनीतिक बात हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा को भेदते हुए ये नौसिखिया ही कहेंगे इनको। ये नौसिखिए, ये चारों नौसिखिए संसद की सुरक्षा को भेद देते हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक है, शर्मनाक है। 7-8 जो निचले दर्जे के सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड करके इस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। नहीं, अगर ऐसा किया जाएगा तो भविष्य में किसी और बड़ी विध्वंसक घटना को हम आमंत्रित करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल है। दूसरा मुद्दा जो एक तरीके से मथुरा का है, मथुरा को लेकर जो हिंदू पक्ष है वो दावा कर रहा था कि वहाँ जो मथुरा में बहुत सारे जो अवशेष हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि वो वहाँ मस्जिद नहीं थी, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, शाही मस्जिद बनाई गई, ईदगाह बनाई गई। उस मसले को लेकर लगातार हिंदू पक्ष अपनी पैरवी कर रहा था और इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की इलाहाबाद जो मुख्य रूप से हाई कोर्ट है, वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मुकदमा अब चला गया है और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात का निर्देश दिया है कि कोर्ट कमिश्नर के जरिए एक तरीके से इस पे कोर्ट कमिश्नर बैठाकर वो पूरे प्रकरण, पूरे मसले की एक तरीके से सर्वे कराया जाए। उसकी निगरानी में, कोर्ट कमिश्नर की देखरेख में सर्वे जरूरी है और इसे हिंदू पक्ष अपनी जीत का पहला कदम मान रहा है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि ये मनमानी हो रही है। बात कुछ भी हो, बहुत सारे लोग इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं, लेकिन हम एक सवाल जरूर उठा रहे हैं कि अयोध्या, मथुरा, काशी क्या अब चारों तरफ
झांकी ही झांकी। तो संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन गुरुवार को कुल मिलाकर आज जबरदस्त हंगामा हुआ और ये मसला कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा में चूक का मसला उठाया और जमकर हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने जमकर धूम काट दी। दिन में कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद लोकसभा में विपक्षी पार्टियों के 14 सांसद और राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन टीएमसी के काफी मुखर सांसद हैं, उन्हें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अगर गणना की जाए तो 9 सांसद कांग्रेस के हैं, सीपीएम डीएमके के 2 सांसद हैं और सीपीआई के एक नेता को सस्पेंड किया गया। इसमें कांग्रेस के सांसद टीएन प्रतापन, हिडी ईडन, जेथी मानी, राम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस, मणिकम टैगोर, एमडी जावेद आदि सांसद हैं। राज्यसभा में जैसा मैंने बताया टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को भी सस्पेंड किया गया है। दरअसल डेरेक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए, जिससे उपराष्ट्रपति और सभापति सदन के जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने डेरेक को सदन से बाहर जाने को कहा और कार्रवाई को स्थगित कर दिया। कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो डेरेक फिर से सदन में आए और जिससे फिर सदन को स्थगित करना पड़ा। शाम 4 बजे तक पूरी कार्रवाई बंद कर दी गई और स्थगित कर दी गई। इसके बाद ये सांसदों को एक तरीके से इन पर कार्रवाई की गई। दिन भर हंगामा चलता रहा। सांसदों की ये मांग थी कि वो सुरक्षा में जो चूक है इस पर बहस कराई जाए, संसद में बहस होनी चाहिए और इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। तो कुल मिलाकर बार बार वेल में आने में, इस मुद्दे को जोरदारी के साथ उठाने में विपक्ष के 15 सांसद बाहर हो गए। घुसपैठिए कैसे अंदर गए, ये इस बात की चर्चा सदन के अंदर हुई नहीं और सांसद बाहर हो गए। इसको लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है। एक बयान को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के नेता जो सदन में हैं लोकसभा में, उन्होंने कहा कि ये बेरोजगारी से परेशान थे। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनकी निंदा की और कहा कि भाई वो कोई भी हो लेकिन देश की आत्मा संसद में कैसे घुसकर इस तरह की हरकत कर सकते हैं, इसे एक अलग तरीके से तूलना दिया जाए। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद में चूक सबसे बड़ा मुद्दा है। वो कौन लोग हैं, क्या करते हैं। बहुत सारी जानकारियां आई कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके कब्जे से भगत सिंह और तमाम उन क्रांतिकारियों का, देश भर के विश्व भर के उन तमाम क्रांतिकारियों का एक तरीके से रिकॉर्ड भी उनके बारे में, उनकी जीवनियाँ, उनके बारे में पुस्तकें मिली हैं। भगत सिंह की जो चित्र हैं वो उनके पास से मिले हैं। तो कुल मिलाकर ये इस तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन अगर कोई बेरोजगार है, कोई मुद्दा किसी के पास है, तो क्या संसद में घुसकर इस तरीके की चीज़ें करने से कोई भगत सिंह नहीं हो जाएगा? ऐसा सवाल बीजेपी के लोगों ने उठाया। लेकिन इनकी मंशा क्या है, इनके पीछे अगर कोई है, कोई आतंकवादी संगठन है, कोई लोग हैं, तो वास्तव में ये बहुत गंभीर और चिंता की बात है। अब सबसे बड़ी बात है जवाबदेही। सांसद जो विपक्ष के सांसद हैं वो कह रहे हैं गृह मंत्री जवाब दें। जो भाजपा है, भाजपा के सांसद हैं या संसदीय कार्य मंत्री, वो जवाब दे चुके हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जी अपने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकार का मुद्दा है, गृह मंत्रालय का मुद्दा है, सुरक्षा में चूक का मुद्दा है। गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री जी अभी तक आए नहीं, हो सकता कि आगे आए वो, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। तो इसको लेकर आज दिन भर हंगामा होता रहा है और इस हंगामे के बीच बहुत सारे सवाल भी उठे। एक जानकारी भी आई कि नई संसद को बने हुए 85 दिन हो गए और राष्ट्र को समर्पित किए हुए 85 दिन हो गए, लेकिन अभी तक वहां क्या सुरक्षा इंतजाम पुख्ता नहीं थे क्या? ये कहा जा रहा है कि जो संसद की सिक्योरिटी के लिए एक अलग तरीके का डायरेक्टरेट बनाया गया है, वो डायरेक्टर ही, सिक्योरिटी डायरेक्टर ही, उनकी ही नियुक्ति नहीं है। इस तरह की भी चीजें आई। एक और जानकारी निकल कर आई कि CPWD ने, ये 13 दिसंबर को ये घटना हुई है
1 के हमले की बरसी के दिन और 12 दिसंबर को CPWD एक टेंडर निकालता है जिसमें संसद के लिए सुरक्षा जैकेट और सुरक्षा बैरियर की निविदाएं टेंडर मांगे गए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा अभी वहाँ नहीं थी, पुख्ता नहीं हो रही थी, अभी भी तमाम चीज़ें मांगी जा रही। बहुत सारे पद खाली हैं। एक जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आई कि जो इनर कॉर्डर है, इनर कॉर्डन को CRPF के हवाले किया गया है। CRPF के डायरेक्टर की ही अभी पोस्टिंग नहीं हो पाई, नए डायरेक्टर नहीं आ पाए हैं, 1 महीने से उनका पद खाली है। खैर, ये भी एक अलग डायमेंशन हो सकता है, लेकिन इसको लेकर जिस वक्त ये घटना हुई 30 कमांडो मौजूद थे। वो क्या कर रहे थे? क्या प्लास्टिक को चेक करने वाला, चूंकि जो क्रैकर इस्तेमाल किया है उन्होंने, वो जो उसका जो बारूद था या जो उसका जो मटेरियल था, जो भी उसको कहें, वो एक प्लास्टिक के कवर में रखकर वो पैर में छिपा कर ले गए थे। तो क्या उनके जूते उतरवा कर उनको चेक नहीं किया गया? क्या जो स्मोक बम जिसे कहते हैं या स्मोक क्रैकर्स है, उसको क्या ये चेक नहीं हो पाया? क्या वो डिटेक्ट नहीं हो पाया? क्योंकि मेटल डिटेक्टर तो मेटल को ही डिटेक्ट करेगा, और ये मेटल था नहीं, ये प्लास्टिक थी। राजीव गांधी की हत्या जब हुई थी उस वक्त लिट्टे ने प्लास्टिक बम का इस्तेमाल किया था। उसके बाद से बहुत सारे देश, बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियां प्लास्टिक को डिटेक्ट करने वाला डिटेक्टर बना चुकी हैं। क्या वो डिटेक्टर नहीं था? क्या वो डिटेक्टर संसद में नहीं लगा हुआ था? ये बहुत सारे सवालात इस घटनाक्रम को लेकर खड़े हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो तमाम बहुत सारे दृश्य हमको देखने को मिलते हैं। आज मेहमानों के साथ हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं। राघवेंद्र राजू राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। गोविंद वर्मा जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और तमजीद अहमद कांग्रेस के प्रवक्ता वो जुड़े हुए हैं। इस मसले पर पहले हिस्से में हम चर्चा करेंगे कि घुसपैठिए अंदर और जो सांसद हैं सवाल उठाने वाले वो बाहर हो गए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात वहाँ की सुरक्षा पर खड़े हो रहे हैं। राघवेंद्र राजू के पास जाते हैं। राघवेंद्र राजू खुद एक सांसद के प्रतिनिधि रह चुके हैं बहुत लंबे समय तक, और बहुत संसद की व्यवस्था, संसद के कामकाज को हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जरूर जुड़े हैं, लेकिन राघवेंद्र राजू एक सांसद के प्रतिनिधि लंबे समय तक रहे और वो संसद की व्यवस्था, संसद के सिस्टम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरीके से विजिटर्स को कैसे पास कोई सांसद अलाउ कर सकता है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, वहाँ की सिक्योरिटी किस तरह होती है, और ये चूक किस तरीके से हुई। और सबसे बड़ा सवाल है राघवेंद्र जी कि नई संसद बन गई, अभी टेंडर ही हो रहा है, वहाँ सारे सुरक्षा उपकरण अभी लगे नहीं हैं, फुल फ्रेम डिटेक्टर लगा नहीं है, प्लास्टिक डिटेक्टर लगा नहीं है, सुरक्षा कर्मियों की बताया जा रहा है कि अभी 113 लोगों की वहाँ पोस्टिंग होनी है, और संसद का सत्र चल रहा है और ये घटना हो गई। राजू जी, तो हम तो सवाल उठाएंगे, राजनीतिक दल दोनों, कांग्रेस बीजेपी, पक्ष विपक्ष, चाहे इतने सवाल उठाए, लेकिन मेरा एकमात्र सवाल है कि देश की आत्मा को कोई भी आकर क्या रौंद सकता है क्या इस तरीके से? राघवेंद्र जी। नहीं ध्रुवेंद्र जी, आपकी बात एकदम सही है, और मैं तो आपने जो बात कही, मैं तो कई सांसदों के साथ रहा भी, और 2019 तक मैं लोकसभा में जुड़ा रहा, और ये भी बात सच है कि लोकसभा में जिस तरीके से सुरक्षाकर्मी सुरक्षा को लेकर के सतर्क रहते हैं, मैंने तो देखा कई बार कई सांसद अपनी गाड़ी में बैठाल करके, भले ही उनके विजिटिंग पास बने हो, लेकिन गाड़ी में अगर पास लगा है तो अंदर तक ले जाते थे। लेकिन जिस तरीके से जो आपने जिक्र किया कि ये 22वीं बरसी थी, 13 दिसंबर 2001 को जब हमला होता है जिसमें 6 पुलिसकर्मी और 3 संसद कर्मी सहित 9 लोगों की मौत हो जाती है, और ये मान के चलिए कि उसी समय 15 लोग घायल भी होते हैं। ये देश में बहुत बड़ी घटना थी, और इससे भारत में ही नहीं, ये मान के चलिए पूरे विश्व भर में इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के तमाम नाराजगी भी सामने आई थी। संसद की जो व्यवस्था है सुरक्षा की, चाक चौबंद, हमने ये भी देखा कि संसद का प्रतिनिधि जो रोजाना क्वेश्चन लगाने जाता है, संसद में जाता है जहां उसको जाने की अनुमति नहीं है, केंद्र
कक्ष में, तो वो वहां नहीं जा पाता, तमाम चाहे जितनी आपकी जान परिचय हो, कुछ भी हो। तो ये वास्तव में बहुत चिंता और चिंतन का विषय है कि जब कोई भी छोटा सा, आप समझ लीजिए, पेन हो, पेंसिल हो और कागज हो, आपके पास कोई टिकट हो, रेलवे का टिकट हो, वो भी आप लेकर के संसद के गैलरी या कक्ष में नहीं जा सकते। और विजिटर कक्ष में किस तरीके से ये सब बड़ी तैयारी लेकर के जो पहुंच गए, और जो बात आपने कही और तमाम घटनाएं इस बात को इंगित करती हैं। आपने देखा हो 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर के विधानसभा में भी एक घटना उसी साल में ही होती है। तो ये जो घटनाएं 2001 में 22वीं वर्ष में हो रही थी, मैं समझता हूं कि जब जब ये बरसी होती है, चाहे वो मुंबई हमले की बरसी हो, उस दिनों खास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद में रखी जाती है। इसके पीछे जो भी कनेक्शन हो, जो राजनीतिक कनेक्शन हो, आतंकी कनेक्शन हो, नक्सलाइट कनेक्शन हो, ये निश्चित तौर पर सामने आना चाहिए कि आखिरकार इन घटनाओं के पीछे क्या है। ये निश्चित तौर पर जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ, जहां पर सारे कानून भी बनते हैं, नियम बनते हैं, और वहां पर ही सुरक्षा में अगर चूक है। और आपने जो बात कही कि आज 15 सांसदों पर कार्रवाई हुई, तो कार्रवाई क्यों की गई, ये भी, अगर जो दोषी है और उनको पकड़ा गया है, आजकल तो तमाम चीजें हैं, वहां पर लाई डिटेक्टर से लेकर के सारे चीजें वहां पर रहती हैं। और मैं तो चूंकि हमेशा देखा कि अगर आप एक पेन है, कागज लेने क्वेश्चन तक अगर लगाने जाते हैं, तो उसको भी स्कैन करके वो निकाल करके ही अंदर जाने देते हैं। कभी भी कोई गाड़ी में दूसरा जाता, पास चेक होता है, हमेशा पासों को चेक किया गया। और जिन लोग पास बना देते हैं, जो सांसद अपना पास बना करके भेजते हैं कि भाई जाइए आप दर्शक दीर्घा में देख करके आइए संसद की कार्यवाही, उनका कोई बहुत ज्यादा दोष इसलिए नहीं होता है कि उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, ज्यादातर प्रतिनिधियों पर भी ये चिन्हित करता है कि भाई प्रतिनिधि ने, आखिरकार सांसद जी तो प्रतिनिधि के आधार पर चलते हैं। सांसद के बिना, प्रतिनिधि के बिना कोई सांसद एक भी पास नहीं देता। तो ये प्रतिनिधियों पर भी एक जांच का विषय इंगित करता है। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं तमाम सांसदों के साथ रहा, लेकिन कोई भी सांसद जब तक उसका आधार कार्ड, उसका पूरा विवरण, लेकिन राघवेंद्र जी, अगर सांसद जी ने दस्तखत किए हैं तो जिम्मेदारी प्राइमा फेसी तो उन्हीं की बनेगी, कुछ भी हो। एकदम दुर्गेंद्र जी ठीक है, लेकिन ये ज्यादातर होता है कि सांसद मान लीजिए सदन की कार्रवाई में आए चले गए, आपने कहा कि मेरा परिचित है या ये है, आप विश्वास मानिए कि ज्यादातर कार्य सांसद के प्रतिनिधि ही करते हैं। हाँ, और विश्वास का, ये विश्वास का, लोकतंत्र विश्वास से चलता है, बात ठीक है। मैं गोविंद वर्मा को चर्चा में शामिल करूंगा। गोविंद जी, अभी एक बयान आया बीजेपी की तरफ से कि ये लोग जिन्होंने ये कृत्य किया है, वो लोग सीपीएम और कांग्रेस समर्थित लोग हैं, उन्होंने ऐसा किया है। आप किस तरह इसको देखते हैं? क्या वास्तव में कांग्रेस और सीपीएम के समर्थित लोगों ने ऐसा कृत्य किया, इस तरह इसको देखते हैं, या इस गंभीर मसले को डाइल्यूट करके पॉलिटिकल बनाने की कोशिश है? नहीं, हम दुर्गेंद्र जी इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये 22वीं वर्षगांठ थी। देश में जो स्थितियां चल रही हैं, अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, देश में ये बात निश्चित तौर पर है कि आपने देखा होगा तमाम एक्शन और रिएक्शन भी आए, तमाम जो चेहरे आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री पद पर, उनमें भी नए नए चेहरे जो सामने आए, लोगों को कहीं मालूम नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि एकदम विपक्ष पर आरोप लगा देना, कोई भी विपक्ष पर आरोप लगा देना सरल है, लेकिन जब तक उसका जांच में सारे तथ्य सामने ना आ जाए। गोविंद वर्मा जी, राघवेंद्र जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि ये पहले हाफ में ही हमारा विषय है, तो सभी मेहमानों को मुझे लेना भी है। गोविंद जी, क्या ये कह के सुरक्षा के जिम्मेदार लोग क्या बच जाएंगे कि उनकी पार्टी ने ये कह दिया, जिस पार्टी की सरकार है, कि भाई ये सीपीएम और कांग्रेस के लोग थे, नक्सली थे, ये कह के क्या बचा जा सकता है? ठीक है, कोई भी थे, अगर जो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के समर्थित थे, तो कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करिए, सीपीएम वाले थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन सुरक्षा में चूक ये कहकर उस पर पर्दा तो नहीं डाला जा सकता। गोविंद वर्मा जी। ये दुर्गेंद्र जी, हमने कल भी कहा था, जिन्होंने पास बनाया था सांसद महोदय ने, वो भाजपा के थे, और अभी तक उनकी जांच क्यों नहीं कराई गई?
क्या वो सांसद महोदय जिनको 4-5 इशू किए गए थे, क्या उनके संपर्क में पहले से थे या नहीं थे? वो कहाँ के रहने वाले थे? बिना जान और परिचय के उन्होंने पास कैसे उनको इशू कर दिया? सबसे बड़ा गहन जांच का विषय ये है दुर्गेश जी। दूसरी चीज, सत्ता पक्ष हमेशा जो है, आज 15 लोगों को, सांसदों को आपने निलंबित कर दिया। माननीय सभापति महोदय, कोई भी छोटा काम होता, विपक्षी दल अगर करता है तो उनको तुरंत निलंबित कर देते हैं। जिन्होंने पास बनाया उनको क्यों नहीं निलंबित अभी तक किया गया? ये सवाल तो उठेगा, ये सवाल तो उठेगा। सभापति महोदय से आग्रह करता हूं हाथ जोड़ करके कि निष्पक्ष कुर्सी पर बैठ करके, वो चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, दोनों पर बराबर कार्रवाई करना चाहिए अध्यक्ष महोदय को। लेकिन मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि हमारे सभापति महोदय एक तरफा जो है राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति की कुर्सी पर बैठ गए। हमें तो लगता है कि सभापति है नहीं। नहीं, वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में बहुत सोच समझ के हमें बोलना चाहिए निश्चित तौर पे। उनको दोनों पक्ष सुनना चाहिए और जो वाकई में जो निर्णय है वो निर्णय लेना चाहिए। ऐसा मैं जो है उनसे आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा धनखड़ जी से। हाँ, धनखड़ जी और लोकसभा के भी सांसद सस्पेंड हुए हैं। धनखड़ जी तो उन्होंने एक राज्यसभा के सांसद को सस्पेंड किया, लोकसभा के बाकी सांसद हैं 14, वहां भी सांसद हंगामा कर रहे थे। क्या मूल, गोविंद जी, एक मेरा सवाल है, क्या दोनों दल इसी मूल मुद्दे से भटक कर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं? मूल जो सुरक्षा की चूक है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दुर्गेन जी, इसकी मूल जिम्मेदारी हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री को लेना चाहिए। उनकी पूर्ण जिम्मेदारी बनती थी कि सुरक्षा उनके अधीन आती, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे आपने जो है कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। जो बड़े उच्च अधिकारी बैठे हैं उनको क्यों नहीं आपने सस्पेंड किया भाई? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं आपने अभी तक की? हमेशा जब कोई इस तरीके की घटनाएं होती, छोटे लोगों को निलंबित कर दिया जाता, छोटे लोगों को बर्खास्त कर दिया जाता, लेकिन जो बड़े अधिकारी बैठे हैं उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता। ठीक बात है, मैं लौटूंगा। इस बीच देश के जाने माने संपादक वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, स्वागत, बहुत धन्यवाद। मैं कांग्रेस के नेता तमजीद अहमद साहब को लूंगा। तमजीद जी, अब एक चीज उछाली गई है, निकल कर आई है, सच भी हो सकती है। वो कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस और सीपीएम वालों का खेल है, उस देश की आत्मा पर यही लोग इस तरीके से हमला करते हैं, करवा सकते हैं, कर सकते हैं और पूरे दुनिया में भारत को डिफेम करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग अब इस तरह के आरोप मढ़ रहे हैं। दुर्गेश जी नमस्कार। नमस्कार। ये बहुत ही बयान की बहुत जितनी कड़ी निंदा की जाए उतना कम है, बल्कि भर्त्सना करते हैं हम लोग कि इतना गंभीर मुद्दा है कि जिस तरीके से चूक हुई है संसद की सुरक्षा में और सांसदों की सुरक्षा में, उस समय सारे महत्वपूर्ण सांसद, सारे संसद उस समय सदन में मौजूद थे और उस गंभीर चूक पे बिना जांच के, बिना कोई अभी तक उस सांसद पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है और इस तरह से अनर्गल बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इतनी बड़ी घटना हो गई कि घुसपैठिए घुस के संसद के अंदर और भाजपा के सांसद द्वारा जारी पास से उसमें वो घुस कर और वो अपना पूरा का पूरा जिस तरीके से तांडव किया संसद भवन के अंदर, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का बयान दे रही है। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के जो नेता हैं लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी, वो कह रहे हैं बेचारे बेरोजगार होंगे इसलिए उन्होंने कर दिया होगा, वो गुमराह होंगे। ये भी तो एक पक्ष उन्होंने रखा है। इसको लेकर भी निंदा कर रहे हैं बीजेपी के लोग कि भाई आप जो लोग देश की आत्मा पर हमला कर रहे हैं, उसे कुचल रहे हैं, उनके प्रति आप सिंपैथी रखते हैं। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन ये गंभीर सुरक्षा पे चूक है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। जिस तरीके से संसद भवन के अंदर, अगर चलिए किसी मुद्दा, क्या मुद्दा है वो एक अलग विषय है, लेकिन क्या कोई संसद भवन के अंदर जाके इस तरह से तांडव कर सकता है? सारी एजेंसियां कहां थी? पूरी सरकार कहां थी? गृह मंत्रालय कहां था? इस तरीके से अगर संसद भवन के अंदर तांडव अगर तरीके से हुआ, और वो भी उस दिन जिस दिन हम बरसी मना रहे थे, 22वीं बरसी मना रहे थे, उस दिन जिस तरीके से तांडव हुआ, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उस संसद से अभी तक कोई शोकॉज नोटिस तक जारी नहीं किया है। जिस संसद ने जो संसद है भारतीय जनता पार्टी का, क्या वो कांग्रेस के लोगों को पास इशू करता है, ये कहना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी?
यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो क्या कांग्रेसियों को और सीपीएम वालों को पास इशू कर रहे हैं? कितना कितना ओछी हरकत है और कितना ओछा बयान है ये, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और भारतीय जनता पार्टी को और पूरी सरकार को इस पे एक व्हाइट पेपर इशू करना चाहिए कि ये घटना कैसे हुई, कहां पे चूक है, और जिन्होंने ये चूक की है उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की जनता और देश बेहद इस चीज को लेके शर्मसार है कि एक बार फिर से संसद के अंदर इस तरीके से कुछ लोग घुसे, जिस तरीके से ठीक है। तांडव किया, वो एक कतई माफ ना करने वाला विषय है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि सरकार इस मामले में व्हाइट पेपर लेके आए, बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड ठीक सरकार बात का क्या है, है, दूध का सरकार दूध, ने पानी क्या का कर- पानी होना चाहिए। मैं आलोक भदौरिया जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं, क्योंकि पहले सेगमेंट में आज हमारा यही है और शायद आलोक जी इस पहले सेगमेंट के अंतिम वक्ता है। इसके बाद मैं दूसरे विषय पर जाऊंगा। आलोक जी, जो बात आप कह रहे थे, बहुत सारी परतें खुलकर निकली। कल की चर्चा में आप कह रहे थे कि भाई कुछ भी हो, कहां से आए, कौन आए, किसने भेजा, सवाल सुरक्षा में चूक का है। वो चीजें निकल कर आई। 85 दिन हो गए संसद को बने हुए, मतलब राष्ट्र को समर्पित किए हुए, बने हुए तो काफी दिन हो गए होंगे। अभी तक वहां पर क्या सवाल ये उठा कि क्या प्लास्टिक को डिटेक्ट करने वाला डिटेक्टर वहां नहीं लगा। एक और रिपोर्ट के माध्यम से पता चला कि सुरक्षा कर्मियों के बुलेट प्रूफ जैकेट और जो सुरक्षा बैरियर हैं उनके लिए टेंडर 12 दिसंबर को हुआ। 13 दिसंबर को टेंडर मांगे गए, हुआ नहीं, टेंडर मांगे गए, सीपीडब्ल्यूडी ने टेंडर मांगा। इसी तरीके से वहां 113 जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनकी अभी नियुक्ति और होनी है, वो कमी है। जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी का एक अलग विंग बना था उसके डायरेक्टर का पद खाली है। कुछ और इससे आगे चीजें निकल कर आएंगी। जिस वक्त ये घटना हुई 30 कमांडो वहीं मौजूद थे। इस तरह की स्थितियां किस ओर इशारा करती हैं आलोक जी? धन्यवाद दुर्गेश जी। थोड़ा सा देर से आने के लिए माफी, मैं कुछ दूसरे काम में मशरूफ था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसको दो तरीके से देखा जाना चाहिए। पहला, सुरक्षा में चूक। अगर सुरक्षा में चूक दो तरीके से, पहला इक्विपमेंट, मशीनरी, और दूसरा हिस्सा मानवीय। अब इक्विपमेंट और मशीनरी क्या थी, मैंने आपकी कल की डिबेट में भी कहा था, मुझे नहीं मालूम कि वो स्कैनिंग क्या, या मैं जो डोर जो मेटल डिटेक्टर होता है तो उसकी क्या आपने आउटसोर्स किया था? क्या स्कैनिंग का मेंटेनेंस, स्कैनिंग की जो मशीनें, क्या ये आउटसोर्स थी? क्या मेटल डिटेक्टर आउटसोर्स था? मेरे को अभी तक ये जानकारी नहीं है, और ना मुझे उम्मीद है कि सरकार से कभी मिलेगी। पहला। और दूसरा, आपने बता दिया कि बहुत महत्वपूर्ण पद खाली है। तो सवाल है कि अगर महत्वपूर्ण पद खाली हैं तो ये लोकार्पण करने के लिए जिसने भी सोचा तो उसने उसके बाद में डेप्यूटेशन पे भी क्यों नहीं लगा दिया? सरकारी शब्दावली एक होती है डेप्यूटेशन, प्रतिनियुक्ति। तो प्रतिनियुक्ति पे आपने कहीं से भी किसी दूसरे से, आईबी से, सीआरपीएफ से, कहीं से भी, दिल्ली पुलिस से, आप वहां पे किसी को कर देना चाहिए था ताकि वहां पर वो पूरा हो जाए। क्यों नहीं आपने कोरम पूरा किया? ये चीज महत्वपूर्ण। तो सवाल है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या होम मिनिस्ट्री जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है। तो होम मिनिस्ट्री के ऊपर तो बिल्कुल एक नजर टेढ़ी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसकी वजह यह है कि एक जेट प्लस सिक्योरिटी वाला कश्मीर में घूम रहा था। कश्मीर को हम लोग सेंसिटिव मानते हैं जी। इतना सेंसिटिव मानते हैं कि धारा 370 हटाने के 4 साल के बाद भी हम विधानसभा चुनाव कराने की स्थिति में नहीं आए हैं। आज की तारीख में, जिस दिन हम आपसे बात कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि वहां विधानसभा चुनाव किस दिन होगा। उस दिन कोई पटेल साहब आते हैं, वो जेट प्लस सिक्योरिटी लेते हैं। जेट प्लस सिक्योरिटी कौन देता है? क्या सब इंस्पेक्टर देता है? क्या दरोगा देता है? क्या एसपी देता है? क्या इस लेवल पे जेट प्लस सिक्योरिटी मिल जाती है? कतई नहीं मिलती। जेट प्लस सिक्योरिटी बिना होम मिनिस्ट्री के अप्रूवल के नहीं मिलती है। होम मिनिस्ट्री में अप्रूवल किसने दिया? क्या आपको पता है? मीडिया में किसी को भी पता है? किसी भी पत्रकार को पता है? किसी भी अपोजिशन वाले को, पार्टी को पता है कि किस अधिकारी ने वो दिया? क्या उसको जिम्मेदार ठहराया गया? नहीं ठहराया गया। तो कल भी आपने एक बात कही थी, मैं उसको फिर कहूंगा कि देश को बताया जाना चाहिए, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या देश को बताया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि देश को बताया जाएगा। बड़ा सवाल वही है, आप हमेशा पॉलिटिकल मैसेजिंग ढूंढने के चाह रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट भी ढूंढ रहे हैं, आज पूरे दिन, कल से 24 घंटे से यही चल रहा है कि उनकी पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है, कौन दे रहा है, कौन पॉलिटिकली पैट्रोने, कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मैं इसमें नहीं बात करता कि राजनीतिक संरक्षण, वो तो कोई दूसरा इश्यू है। ब्रेन वॉश कोई भी कर सकता है। खाली आदमी, गुमराह आदमी, जेब में पैसे नहीं, उसको तो कोई भी गुमराह कर सकता है। वो दोनों तरीके से गुमराह हो सकता है। वो कांग्रेस वाले भी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है।
जो खाली बैठा हुआ है, कोई रोजगार नहीं है, लेकिन वो मैसेजिंग बिल्कुल अलग है, वो डायरेक्शन अलग है। हमको डाइवर्ट नहीं होना है, हमको मुद्दा को एकदम हल्का नहीं करना है, डाइल्यूट नहीं करना है। आलोक जी, इसी मुख्य मुद्दे मुद्दा पर ये- सांसद कह रहे थे कि सुरक्षा के मसले पर सदन में बहस कराइए, तो सस्पेंड हो गए वो। दूसरी बात है, बहस तो बात है कि सबसे पहले तो गृह मंत्री का तुरंत बयान आना चाहिए था, तुरंत 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर आपका बयान नहीं आया, ये उचित नहीं है, बिल्कुल बयान आना चाहिए। और एक चीज और भी है, मैं कहता हूँ कि संसद की बनावट पे भी चर्चा आनी चाहिए। पिछले 24 घंटे के अंदर कई चीजें आई हैं कि उसमें जो ऊंचाई और जो निचाई का भी पुरानी संसद का है, हाँ, पुरानी दर्शक संसद दीर्घा को लेकर देखिए, सवाल उठे हैं। पुरानी दर्शक दीर्घा को संसद लेकर सवाल उठे हैं कि इसमें आदमी आराम से कूद कर नीचे आ गया, पुरानी वाली में टूटता तो हाथ पैर टूट जाते उसके। वहाँ काफी ऊंचाई है कि आप इसमें जल्दी से कूद नहीं सकते। अगर कूदेंगे तो आप बहुत ही हाईली ट्रेंड होंगे, तब आप कूदेंगे, नहीं तो आपका हाथ पैर तो टूट ही जाएगा। जी। इस पुरानी संसद की बात कर रहा हूँ, इस संसद में वो चीज नहीं है। आप आराम से लटक करके थोड़ा बहुत 5-8 फुट 9 फुट कूद सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। आप ये कह रहे हैं कि दो चीजें होती हैं। आप कह रहे हैं कि वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल भी मौजूद थे, बिल्कुल मौजूद थे। दो चीजें होती हैं, मानवीय और मशीन और इक्विपमेंट। मशीन और इक्विपमेंट से आपको मान लीजिए पता नहीं सपोर्ट मिला नहीं मिला, आप कह रहे हैं कि वो मेटल का नहीं था, प्लास्टिक का होगा, ये सब नहीं होगा, तो मेरा मानना है कि क्या सिक्योरिटी पर्सनल की निगाहें भी कमजोर हो गई? क्या ह्यूमन सुपरविजन भी कमजोर हो गया? कोई आदमी अगर अपना प्लास्टिक में भी अगर वो कैनिस्टर लेके जा रहा है, मुझे नहीं मालूम कि वो प्लास्टिक में था या मेटल के में केस में था, वो मतलब वो पेप्सी टाइप का कैन में था, मुझे नहीं मालूम। अगर वो प्लास्टिक में भी था, तो क्या कोई बंदे ने किसी, ये जो सिक्योरिटी पर्सनल है, 4-4 लेवल की मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है, 4+1, क्या किसी सिक्योरिटी पर्सनल की निगाह में नहीं आया कि क्या आदमी लंगड़ा के चल रहा है या कैसे चल रहा है? आपको मालूम है वहां पर वो मेटल डिटेक्टर से स्कैनिंग होती है, और इसके अलावा वो हाथ से भी वो स्कैनर घुमाता है आपकी बॉडी के चारों तरफ। अगर कोई लेके जा रहा है तो क्या उसका ये नहीं जाएगा? पॉलिटिकल मैसेजिंग उठना बहुत जरूरी है। उसको लोग, कई कई लोग भगत सिंह से तुलना करते हैं, वो बिल्कुल अलग है कि आप अपने मुद्दे को सेंट्रल लाइट में लाने जा रहे हैं, वो एक अलग है। तो वो आपकी मंशा है, उसकी मंशा में मैं नहीं जाता, मुझे नहीं मालूम कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे उससे मतलब है कि आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। आज तो बेचारा वो सिंपल था, आज आप ये कहकर नहीं बरी कर सकते कि कांग्रेस ने भेजा, माकपा ने भेजा, फला ने भेजा, ढिका ने भेजा, इससे कोई मतलब नहीं है। सवाल यह है कि आपका जो काम था, आपने डायरेक्टर की नियुक्ति हाँ, की। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने अपना काम नहीं किया, और इतनी बड़ी घटना, इसमें कुछ भी हो सकता था, कहीं भी कुछ भी हो सकता था, और एक ऐसी भयानक घटना भी हो सकती थी जिसके लिए एक तरीके से पूरा देश दहल चुका होता। संसद आत्मा है इस देश की, और ऐसा एक बहुत गंभीर घटनाक्रम ये हुआ है। इसको लेकर राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो रही है। इस पर बहुत साफ सुथरे तरीके से इसकी जांच होकर, मैं फिर कहूंगा कि देश को सच बताना चाहिए। ब्रेक पर जाऊंगा, और उससे पहले जब ब्रेक के उस पार हम होंगे तो बात करेंगे अयोध्या काशी के बाद अब क्या मथुरा की झांकी दिखा रही का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं और बात मथुरा की। अयोध्या, मथुरा, काशी, झांकी ही झांकी। चारों तरफ आने वाले दिनों में आपको मथुरा की भी झांकी देखने को मिलेगी। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, काम पूरा। काशी कॉरिडोर बनकर तैयार है, और ज्ञानवापी को लेकर विवाद निर्णायक दौर में पहुंच रहा है। जो मसला चल रहा है, विवाद जो, वो निर्णायक दौर में है। मथुरा को लेकर भी काफ़ी समय से हिंदू पक्षकार इस बात को लेकर जोर दे रहे थे कि मथुरा में जो मस्जिद है जन्मभूमि के पास, शाही मस्जिद जिसे कहते हैं, शाही ईदगाह है, वो वास्तव में मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। इस बात को लेकर विवाद चल रहा है। ये मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है, और हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए निर्देश दिया है कि मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो मंदिर है और शाही ईदगाह और मस्जिद का जो विवाद है, उसमें अब जो विवादित स्थल जिसको घोषित कर रखा गया, उसको सर्वे उसका कराया जाए। कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में
एडवोकेट कमिश्नर की निगरानी में सर्वे की मांग जो की थी हिंदू पक्षकार ने, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को मंजूर कर लिया। हिंदू पक्ष की याचिका को इससे मंजूरी मिल गई और इस मामले में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी एडवोकेट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराने की बात कही है। ये याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णुशंकर जैन, प्रभास पांडे और देवकी नंदन के जरिए दाखिल की गई, जिसमें दावा किया गया कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो ये साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। कुछ इस फैसले के बाद कुछ रिएक्शन और उसके बाद मेहमानों के साथ चर्चा। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा एक अद्भुत और अभूतपूर्व फैसला आज पारित किया गया है और जिसमें स्थिति क्लियर कर दी गई है कि वहाँ पर कोर्ट कमिश्नर जाएगा और कोर्ट कमिश्नर मौके पर जैसे कि काशी में गया वहाँ की वस्तु स्थिति को देखेगा, वहाँ की डायमेंशन होगी। प्रॉपर्टी जो 13.37 एकड़ थी जिसमें 2.5 एकड़ में मस्जिद बनी थी, वो पूरा एरिया कोर्ट कमिश्नर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा, उसका डायमेंशन किया जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ करके एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा और वो पूरा रिकॉर्ड बना करके माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। तो अब वो स्थिति आ गई है कि सच सबके सामने आएगा, न्यायालय के सामने आएगा, जनता के सामने आएगा। किस तरह से गुमराह करके जबरदस्ती हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ के वहाँ मस्जिदें बनाई गई थी और हम शुरू से कहते रहे कि वो मंदिर नहीं, मंदिर है, गर्भगृह है भगवान का, मस्जिद नहीं है। तो अब इस कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और ये रिपोर्ट जो केस चलेगा विश्व की जन्मभूमि को लेकर के या यहाँ से आगे एएसआई सर्वे होगा, इसमें ये निर्णायक सिद्ध होगी और ये प्रूव कर देगी कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है। अब इसमें हम लोग खसरा खतौनी दाखिल करेंगे, नगर निगम का रिकॉर्ड दाखिल करेंगे और चाहे भारतीय इतिहासकार हो चाहे विदेशी इतिहासकार हो, सब उनकी पुस्तकों का रिकॉर्ड दाखिल करेंगे और मथुरा के इतिहास के पुराने नक्शे हैं वो सब दाखिल करेंगे। माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय का स्वागत योग्य निर्णय है और कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे होना चाहिए, उसके लिए टीम गठित हो रही है। बहुत ही हम सनातनी संत धर्माचार्यों को खुशी की लहर है और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम ये जो आए थे मुल्ले आक्रांता, औरंगजेब और बाबर जैसे, इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ करके वहाँ गुम्बद मस्जिद बना दी थी, उनका सर्वे होना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे भगवान देवी देवताओं के वहाँ चिन्ह इत्यादि दिखाई देंगे और वीडियो फोटोग्राफी अवश्य होनी चाहिए और बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय, हम सब में बहुत ही खुशी की लहर है। आज माननीय इलाहाबाद कोर्ट द्वारा बहुत ही सराहनीय फैसला आया है। अब वहाँ पर कोर्ट कमिश्नर के आदेश से वहाँ ईदगाह की सर्वे होगी और वहाँ जितने भी प्राचीन साख ईदगाह मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं उन सभी की रिपोर्ट बना के माननीय न्यायालय में जमा करेंगे। ये इस फैसले से हमारी प्रथम सीढ़ी पास हो गई हिंदू पक्ष की। अब वो दिन दूर नहीं जब अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा, क्योंकि हमारे हिंदू मंदिर पर मुगल शासकों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। अब इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए कोर्ट द्वारा सर्वे का ऑर्डर हो गए, अब सर्वे होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आज आप लोगों ने किस तरीके से यहाँ खुशी मनाई है, क्या कुछ? आज हम सभी ब्रजवासी सनातन हिंदुओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपने आप में खुशी जाहिर की है। ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय फैसला है। फैसला सर्वे का और वो तथ्य ठीक इसी तरीके से राम जन्मभूमि को लेकर भी एक सर्वे हुआ था और उसी सर्वे के आधार पर ये पूरा मुकदमा एएसआई सर्वे हुआ, फिर पूरा मुकदमा लड़ा गया और 22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। काशी के बाद अब मथुरा की बारी। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो हिंदू संगठन हैं और जो उनकी परम इच्छा है कि जिस तरीके से काशी में एक भव्य कॉरिडोर बने उसी तरह मथुरा में भी बने और सरकार ने एक तरीके से इसको अपने संज्ञान में लेके ये मंजूरी भी दी है। लेकिन राम जन्मभूमि की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो अतिक्रमण है उसको भी हिंदू पक्षकार दूर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं और वहाँ भव्य मंदिर की परिकल्पना वो कर रहे हैं। हमारे साथ पहले से जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आलोक भदौरिया जी, राघवेंद्र राजू जी, गोविंद वर्मा जी और 2 नए मेहमान दिनेश कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं, पक्षकार हैं, हिंदू पक्षकार हैं कृष्ण जन्मभूमि के। दिनेश जी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका वक्त देने के लिए। और अल्लामा जमीर साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। जमीर भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका।
मैं इस विषय पर जमीर साहब से शुरुआत करूंगा, चूंकि मुझे लगता है दिनेश कौशिक की बात अभी हमने एक उनके बयान के जरिए सुनी, आके उनसे हम बात करेंगे। अल्लामा साहब, अगर कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो मुझे लगता है कि उसका स्वागत सभी को करना चाहिए, और जो सच होगा इस सर्वे के बाद सामने आ जाएगा। देखिए, कोर्ट ने जो फैसला दिया है सर्वे के लिए तो होना चाहिए और उसका मैं स्वागत करता हूं, मगर उसमें किसी किस्म की यानी शरारत नहीं होनी चाहिए। जो चीज सही चीज सामने आएगी उसका सभी स्वागत करेंगे और मुसलमान तहे दिल से इसका स्वागत करेंगे। देखिए, बाबरी मस्जिद का मसला था, वो भी यानी मुसलमानों ने स्वागत किया। अन्याय ये है कि एक तरफ मंदिर के लिए सारे पैसे दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ मस्जिद को सिर्फ जमीन दे दी गई। तो देखिए, सरकार जो होती है वो हमारे अभिभावक की तरह होती है। सरकार को इंसाफ से काम लेना चाहिए कि उसके लिए कोई भी यानी तकलीफ दे बात ना हो कि किसी का मन दुखे, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या आस्था को ठेस पहुंचे। और इसमें जाहिर सी बात है, हम हिंदू भाइयों को भी इस बात के लिए ये चाहेंगे और उनसे उम्मीद रखते हैं कि देश में, देखिए, पहले देश है जिसमें अमन और शांति बनी रहे, किसी किस्म का फसाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ फसादी तत्व हैं जो रह करके यानी समय समय पर एक ना एक मुद्दा उठा देते हैं। तो थोड़ा इन मुद्दों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि जब देश रहेगा, देश में खुशहाली रहेगी, अमन और शांति रहेगी, तो जाहिर सी बात है हम भी रहेंगे। भाई, इसमें कौन झगड़ा चाहता है? और कोई भी मुसलमान भी झगड़ा नहीं चाहता, ना हिंदू चाहता है। भाई, हर आदमी जमीर साहब, आपकी बात से हम सहमत हैं, पूरे देश के लोग इस बात से सहमत होंगे कि कौन नहीं चाहता कि अमन चैन रहे, सारे वर्गों के लोग, पंथ मजहब के जो मानने वाले लोग हैं वो बड़े अमन चैन से यहाँ रहें। कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं। लेकिन अगर किन्हीं मंदिरों को तोड़कर कोई ऐसा स्ट्रक्चर या कोई ऐसा धार्मिक स्थल तकसीम किया गया है, और जाहिर सी बात अगर आज वो मांग उठ रही है, तो उसमें क्या खराब बात क्या है? देखिए, ला तुफसदुल फिल अर्ज़, कुरान ने सबसे पहले इसमें रख दी है शर्त कि अल्लाह किसी फसादी को पसंद नहीं करता है और ना अल्लाह फसाद पसंद करता, ना फसादी को दोस्त रखता है। तो उसने पहले ही बाउंड कर दिया है मुसलमान को कि किसी किस्म का अगर वो फसाद करता है तो मुसलमान नहीं है, अगर कोई शरारत करता है तो मुसलमान नहीं है। मुसलमान का काम ही यह है कि भाई एक दूसरे का सम्मान करो। तो मुसलमान की तरफ से कोई भी ठीक बात है। मैं दिनेश कौशिक को चर्चा में लेता हूं। दिनेश कौशिक कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से हिंदू पक्षकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा से। दिनेश कौशिक जी, अब क्या, जैसे राम मंदिर का मसला हल हुआ, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, अभी पिछले दिनों आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने कहा था कि भाई अब मंदिर और हर शिवलिंग के नीचे मस्जिद मत खोदो, या हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग मत तलाशो। उसके बाद भी लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं। इससे क्या देश के अमनो अमन को कोई डेंट नहीं लगेगा क्या? इसका जन्म मथुरा में हुआ और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत ने एक बहुत विशाल मंदिर बनवाया था भगवान श्री कृष्ण का। तो मुगल शासकों द्वारा उसको कई बार तोड़ा गया जी, कई बार हिंदू राजाओं ने उसको बनाया। तो इन लोगों की मंशा ये थी केवल हिंदुओं के मठ मंदिरों पर कब्जा करो और अपनी मस्जिदें खड़ी कर दो। ये लोग भाईचारा की बात करते, तो हमने ईदगाह कमेटी के जो सचिव है तनवीर अहमद, उनसे हमने समझौते की पेशकश की थी और कहा था कि न्यायालय के बाहर भी हम समझौता कर सकते हैं।
आप लोग हमसे 10 एकड़ जमीन मेवात में ले लो और यहाँ से मथुरा से अपनी मस्जिद को हटा लो। लेकिन ये लोग भाईचारा की बात ही नहीं करते। इनको न्यायालय का आदेश चाहिए तो हमने न्यायालय चले गए, हमने न्यायालय में अपील की, न्यायालय ने फैसला कर दिया सर्वे का, तो इनको क्या आपत्ति हो रही है? दिनेश भाई, अगर आप कहें तो मैं आपकी बात को यहीं से जोड़ूं कि देखिए, अगर इजाजत कहीं नहीं होती है तो किसी की भी नमाज वहां सही नहीं होगी। नमाज अगर विवादित जगह पर पढ़ी जाएगी तो नमाज बातिल होगी, यानी अवैध हो। तो कोई भी धार्मिक पूजा किसी के यानी विरोध से हमेशा प्रभावित होती है, और इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता है। अगर आपने उनको समझौते की पेशकश की थी तो उनको मानना चाहिए था। उन लोगों को देखिए, ये अहम का जो मसला जो बना लेते हैं, ऐसे लोगों ने इस्लाम की छवि धूमिल की है। बहुत बड़ी बात अल्लामा जमीर साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि उनको मानना चाहिए, और इससे इस्लाम की भी छवि धूमिल होती है। तलवार से इस्लाम नहीं फैला है, इस्लाम अखलाकियात से फैला है, व्यवहार से फैला है। इस्लाम में कुशल व्यवहार दिखा गया है। ठीक बात है। मैं दिनेश कौशिक से एक छोटी सी टिप्पणी लेता हूँ। दिनेश जी, वो बात कह रहे हैं कि भाई वास्तव में उन लोगों को मानना चाहिए था। और जब राम मंदिर का भी मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो ये कहा था, कोर्ट ने कहा था कि भाई आउट ऑफ कोर्ट आप लोग सेटलमेंट कर लीजिए, लेकिन तब सेटलमेंट नहीं हो पाया, अंततः कोर्ट को फैसला देना पड़ा। कमोवेश यही स्थिति मुझे लगता है कि अब चूंकि यहाँ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जैसा आप कह रहे हैं कि संभव नहीं हो पाया, वहाँ के लोग जो राजी नहीं हुए 10 एकड़ जमीन लेकर कहीं मस्जिद को शिफ्ट कर लें, अब कोर्ट में मसला है। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, दिनेश जी से मेरा सवाल है, दिनेश जी से। जमीर साहब मैं रोक रहा हूं आपको, जमीर साहब रुकिएगा आप। दिनेश जी से सवाल। दिनेश जी, अपनी तरफ से यानी इस चीज को फैसला दे देता है तो वो नक्कू बन जाएगा, उसको लोग मार डालेंगे, लोग कहेंगे ये बिक गया। तो ये चीजें हैं कि इसमें तय कौन करे, क्योंकि कोर्ट ही तय करेगा, फिर क्या दिक्कत है जमीर साहब? तो फिर कोर्ट ही एक रास्ता है, संविधान एक रास्ता है। दिनेश जी एक टिप्पणी, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। देखिए, ये मौलाना जी भी जानते हैं कि औरंगजेब द्वारा अवैध आक्रमण किया गया था भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर, ये जानते हैं इस बात को, लेकिन आगे फैसला कौन करेंगे? एक बात सुन ली, औरंगजेब को हमने क्या कहा है? औरंगजेब हमारा प्रतीक नहीं है, उसके आप जूते मारिए, जूते के हार पहनाइए उसकी मूर्ति पर, हमें कोई एतराज नहीं है, ना हम औरंगजेब की नीतियों पर चलते हैं। देखिए, हमारा ये कि अमन शांति का मजहब है। ठीक है, ठीक है। मैं भदौरिया जी को चर्चा में ले लेता हूं। भदौरिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये आज हाई कोर्ट का फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक गाइडलाइंस आई है, निर्देश आए हैं, फैसला आया है कि भाई जो सर्वे है उस विवादित स्थल का एडवोकेट कमिश्नर की देखरेख में ये सर्वे कराया जाए। ये तो एक कोर्ट का प्रोसेस है, लेकिन बारी बारी से अगर आप देखें तो हिंदू संगठन कोर्ट के जरिए, कोर्ट के बाहर अपने संगठन के जरिए ये लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। और ये शुरू में बीजेपी का भी एक एजेंडा रहा है, वो कहते रहे हैं कि मथुरा काशी को लेकर उनकी बातें होती रही हैं। तो ये क्या उस ओर जा रहा है? क्या अब अगला जो मोर्चा है वो कृष्ण जन्मभूमि की आसपास हिंदू संगठन और बीजेपी के लोगों का देख रहे हैं आप? आप जो कह रहे हैं दुर्गेन जी, उसमें पूरी तरीके से वो सच है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इसमें कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये मुद्दे की पैरोकारी पर मैं बात कर रहा हूँ। हमेशा चुनाव के समय ही ये मामले क्यों उठते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड भी चुनाव के समय ही क्यों उठता है? क्या कोई इस सवाल का भी जवाब देना चाहेगा कि भाई सीए तो पहले बन चुका था, पिछले चुनाव के दौरान भी बन चुका था, तो सीए के नियम 4 साल तक नहीं बने, तो इसके लिए जवाबदेही किसकी है? कौन जिम्मेदार है कि सीए के नियम बनाने से किसने रोका? किस पार्टी ने रोका? उस पार्टी ने रोका जिसके पास 303 सांसद है, उस पार्टी ने रोका जिसमें एनडीए के पास में 350 से ऊपर सांसद है। किसने रोका? तो लेकिन आपने कानून नहीं बनाए। अब आपका चुनाव आ रहा है, 2024 का चुनाव आ रहा है, तो अब आप फिर बात कर रहे हैं। बंगाल में जाकर एक रैली में कहा जाता है कि सीएए तो हर हाल में लागू होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा होता है ये भी बता देते कि हम 4 साल तक नियम कानून नहीं बना पाए,
बनवा पाए। अगर बनवा भी नहीं पाए या बना नहीं पाए तो जाहिर सी बात है कि आपकी गवर्नेंस का तो एक सवाल उठता है। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, ये कानूनी बहस है, ये कानूनी पक्षकार है, कौन क्या सबूत देता है, कौन क्या पेश करता है, कोई कमिश्नर क्या करते हैं, मैं उस पर नहीं जाता। मेरा तो सिर्फ एक मानवीय गरिमा का सवाल है, सिर्फ एक सवाल है। आप 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, 2030 तक आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। मुख्य सवाल ये, आप बनाना चाहते हैं तो हमको ये भी तो बताइए कि अब 5 साल तक लोगों को रहमो करम पर छोड़ दिया है, अब 5 किलो खाद्यान्न देंगे, 5 साल तक आपने बढ़ाया है, वो गरिमा कब बहाल होगी? मेरे लिए एज पत्रकार, मतलब पत्रकार के तौर पर मेरे लिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा मानना है कि अगर मस्जिद बनने से या अगर मंदिर बनने से भारत अगर विकसित देश में अगर तुरंत शामिल हो जाता है तो मैं इसके बिल्कुल साथ हूं कि 1 साल के अंदर आप अपना मंदिर बना लीजिए, चाहे मस्जिद बना लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, दिन रात सुनवाई करिए बस। लेकिन मेरे को एक आश्वासन दे दीजिए कि अब इसके बाद में कोई देश में भूखा नहीं बड़ी रहेगा। बात है, बड़ी बात है, बड़ी भावुक बात है, बड़ी बात है आलोक भदौरिया जी ने कही। राघवेंद्र राजू, मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि बहुत वक्त नहीं है, एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं। एक तरीके से हिंदू संगठन कहते रहे हैं कि अयोध्या, मथुरा, काशी और झांकी की बात वो करते रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या ये उस ओर आप इसको जाते देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से? ये तो देखिए, अभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एकल बेंच ने इस बात को कहा है, सर्वे होगा, सबूत आएंगे, मुकदमा चलेगा, लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां क्या उसी तरीके के निर्माण होती दिख रही हैं जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर स्थितियां परिस्थितियां का निर्माण हुआ था? नहीं दुर्गेन जी, हमारे एक मित्र हैं सुदीप सेठ जी, हाईकोर्ट लखनऊ और हाईकोर्ट इलाहाबाद के बहुत सिविल के अच्छे वकील हैं, सर्विस मैटर भी देखते हैं। जहां तक दिनेश चंद्र शर्मा जी ने भी आज खुशी जाहिर की। देखिए, भाजपा के तो एजेंडे में ये शामिल था, आपने शुरू से ही देखा हो कि भाजपा इन सब चीजों को लेकर के, जैसे हमारे मित्र आलोक भदौरिया जी कह रहे थे कि 2024 की दस्तक है। निश्चित तौर पर जो 3 राज्यों के चुनाव भी हुए, इसके बाद 5 राज्यों के चुनाव में अलग अलग लोगों ने भले ही आरोप लगाए हों, लेकिन सनातन हिंदू संस्कृति पर उनका प्रहार रहा। अब ये आज हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, इससे पहले भी ये चर्चाएं सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पुनः इनको हाई कोर्ट के लिए भेजा। कहने का तात्पर्य है कि सर्वे के बाद क्या स्थितियां बनेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी विसंगतियां दुर्गेन जी है कि जो कांग्रेस ने अपने समय में वक्फ गठित कर दिया गया, आज उर्दू के लेखक बहुत कम हैं। आज आप उर्दू का कोई भी दस्तावेज लेके पहुंच जाइए किसी भी कोर्ट में, तो सिविल कोर्ट में जब उर्दू के दस्तावेज लेकर के आप कोई भी एप्लीकेशन दे देते हैं, कहीं पर भी कोई भी आपत्ति लगा देते हैं, तो ये तमाम जो जद्दोजहद है ये निश्चित तौर पर 2024 के दस्तक में ये हिंदुत्व की बहुत बड़ी जीत है कि आज हाई कोर्ट के जजमेंट से तमाम जो आप बता रहे हैं हिंदूवादी संगठन यहाँ ही नहीं विश्व तक में, चूंकि कृष्ण के जो लोग हैं वो अमेरिका, तमाम देशों में। ठीक है, मैं गोविंद वर्मा जी के पास जा रहा हूं। राजू जी, रोक रहा हूं आपको। आलोक जी कह रहे हैं कि भाई मंदिर मस्जिद बनने से क्या हमारा देश विकसित हो जाएगा? क्या अगर हो तो भैया दिन रात सुनवाई करो, तुरंत बना लो। और राजू जी कह रहे हैं कि पूरे विश्व का हिंदू आज प्रसन्न हो गया है। गोविंद जी, इन दोनों चीजों के बीच में कोई तीसरी चीज आप क्या कहेंगे? अंतिम टिप्पणी है, इसके बाद मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। दुर्गेन जी, मेरा तो मानना है कि मुस्लिम धर्म के जैसे बरेली है, देवबंद है, सरकार को चाहिए यहाँ डेवलपमेंट वो करा दे। रह गया हिंदू धर्म को मानने वाले मथुरा, अयोध्या, काशी, इस पर भी निर्विवाद मुसलमान लोगों को भी हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ करके उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि इसमें दखलंदाजी ना करें। वो यानी दोनों पक्षों को लेकर हम बरेली में नहीं करते हैं, हम देवबंद में नहीं करेंगे, आप डेवलपमेंट करिए। लेकिन ये एक आस्था का विषय है हिंदुओं के लिए, मथुरा, अयोध्या और काशी। आज से नहीं, पुरान जब हम पैदा हुए थे तब से भी नाम सुन रहे थे, तब भी हम दर्शन करने जाते थे। तो ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ जो है सवाल है, इसलिए एक दूसरे पक्ष को किसी उसमें निर्णायक भूमिका ठीक है। अल्लामा जमीर कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं विराम लूंगा। अल्लामा जमीर बोलिए जल्दी से। गोविंद जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं, क्योंकि बरेलवी और देवबंद यही तो फसाद की जड़ है, और आप इनका विकास करवा देंगे तो फसाद बड़े पैमाने पर हो जाएगा।
आप शांति प्रिय मुसलमानों को भी ले लीजिए, आप शिया समुदाय को भी ले लीजिए, आप उस समुदाय को ले लीजिए जो मुसलमान रसूल आले रसूल को मानता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी पते की बात है। बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आलोक जी आपका, राघवेंद्र राजू आपका, अल्लामा जमीर साहब, गोविंद वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बड़ा सवाल यही है कि जो कुछ भी हो, कम से कम वो देश में अमनो चमन कायम रहे, ये देश चमन की तरह रहे और अमन ही अमन रहे, ये हमारी गुजारिश है सभी पक्षों से। लेकिन देश न्याय से चलेगा, संविधान से चलेगा, ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। और सवाल जो हमने उठाया था कि संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है, उसके लिए जवाबदेह सरकार है, उसे जवाब देना होगा। ये कह के कोई नहीं बच पाएगा कि इसके पीछे कांग्रेस है, सीपीएम है। अगर है तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।